लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सह समुच्चय क्या होते हैं, किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं किसी भी ग्रुप के सह समुच्चय या फिर सहगुणक। हमने थ्योरम्स पे पढ़ी थी। अब इस यूनिट की लास्ट थ्योरम है हमारे पास, उसके बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है लैग्रेंज थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, इससे पहले मैं आप एक नोट देखिए, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो G H के सभी वाम या फिर दक्षिण सह समुच्चयों के संघ के बराबर होता है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास G एक ग्रुप है और H अगर उस ग्रुप का क्या है, उपग्रुप है, तो G H के सभी यानी H के जितने भी वाम सह समुच्चय बनेंगे या दक्षिण सह समुच्चय बनेंगे उन सभी के संघ के बराबर होगा। एक क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें, ठीक है, 3z, जहाँ मैंने H को 3z लिया था और G मेरा क्या था, Z प्लस था। तो हमने जब इसके सह समुच्चय फाइंड किए थे तो 3 फाइंड हुए थे हमें, H प्लस 1 और H प्लस 2, यही हमने फाइंड किए थे। और चूंकि ये क्रम विनिमय ग्रुप था तो इसके वाम और दक्षिण सह समुच्चय क्या थे, बराबर। तो वहां मैंने जब आपको लिखा था कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं G इज इक्वल टू H यूनियन H प्लस 1 यूनियन H प्लस 2, क्योंकि सिर्फ ये पूरे उस G में H के 3 ही अलग अलग यही 3 सह समुच्चय फाइंड हुए थे। अगर मैं इन तीनों का यूनियन लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से कंप्लीटली G मिल जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट इन्हीं में उपस्थित है। तो यानी G क्या है, जो वाम या फिर दक्षिण सह समुच्चय है उन सभी के संघ के बराबर है। ये दक्षिण है, वाम में लिखोगे तो 1, ये H प्लस 0 था, 0 प्लस H 1 प्लस H किया था। तो यही मीनिंग ये कह रहा है कि अगर H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो H जो G होता है मेरा, वो H के या तो सभी वाम सह समुच्चयों या फिर दक्षिण सह समुच्चयों के संघ के बराबर होता है, जिस तरीके से। तो यही है G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AH, ये वाम है, जहाँ एक इसका एलिमेंट होगा G, इसका मतलब है कि सभी वाम सह समुच्चयों के संघ के बराबर है G, और यहाँ मेरे सभी दक्षिण सह समुच्चयों के संघ के बराबर है ना। अब देखिए लैग्रेंज थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, इसका नाम से आ सकती है थ्योरम, इसका स्टेटमेंट आप लोगों को याद करना होगा कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लैग्रेंज प्रमेय का कथन दो और उसे सिद्ध करो, तो इसका स्टेटमेंट आपको खुद याद रखना होगा। तो देखिए लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। ये क्या कह रहा है, मेरे पास एक ग्रुप है और ग्रुप भी कैसा है, परिमित है, यानी उसमें अवयवों की संख्या सीमित है, ठीक है। तो उस ग्रुप का उपग्रुप और उस उपग्रुप का ग्रुपांक, यानी उस उपग्रुप की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, यानी ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है। तो यही है कि अगर मेरे पास कोई भी एक परिमित ग्रुप है और उस परिमित ग्रुप के किसी भी उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है, यानी उसका भाजक होती है। यही कह रहा है परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक, कि मेरे पास एक ग्रुप है जो कैसा है, परिमित है, तो उसके जितने भी उपग्रुप होंगे उन सभी उपग्रुप की कोटि, जिसे ग्रुपांक कहते हैं, उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। जो ग्रुप है उसकी कोटि का क्या होता है, भाजक होता है। तो यानी किसी भी परिमित का जो उपग्रुप होता है तो उस उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है। आगे बात समझ में, लेकिन ग्रुप कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट अप्लाई है। अपरिमित ग्रुप पे ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, तो मैंने मान लिया कि H क्या है, परिमित ग्रुप G का उपग्रुप है तथा H की कोटि M है और G की कोटि N है। मैंने मान लिया कि G मेरा एक परिमित ग्रुप है जिसका उपग्रुप क्या है, H है। साथ ही मैंने मान लिया कि H की कोटि क्या है, M है, और G की कोटि क्या है, N है, जहाँ N है, जहाँ M क्या होगा, लेस देन N होगा। क्यों, क्योंकि M N से छोटा होगा और इसका भाजक तभी तो प्रूफ करोगे। क्लियर है। तो H एक परिमित ग्रुप G का उपग्रुप है तथा H की कोटि तो क्या लिए, M लिए, और G की कोटि N लिए, जहाँ M क्या लेस देन N है। नाउ अब मैंने मान लिया कि A बिलोंग्स टू क्या है, G, कि इस ग्रुप G का कोई अवयव है A, तो इट सिंप्लाइज AH, G में H का एक वाम सहकूलक है तथा इसमें MS संयुक्त यानी अलग अलग अवयव है। मैंने मान लिया कि A क्या है, मेरा इस परिमित ग्रुप G का कोई एक अवयव है, तो AH क्या हो गया, G में H का वाम सह समुच्चय हो गया। क्लियर है। तो AH क्या है, G में H का एक वाम सह समुच्चय, और इस वाम सह समुच्चय AH में कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट है, जो कि कैसे है, अलग अलग है, यानी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है।
तो यानी AH इज इक्वल टू वाम सह समुच्चय AH1 AH2 AH3 कितने एलिमेंट माने मैंने, m एलिमेंट माने AHM, जहाँ A तो G का एलिमेंट हो गया, H1 H2 H3 अप टू HM किसके एलिमेंट हो जाएंगे, H के एलिमेंट हो जाएंगे। अब मैं सबसे पहले ये सिद्ध करूंगी कि जो इस AH में ये m एलिमेंट है वो कैसे है, अलग अलग है, यानी कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है। तो देखो अगर संभव है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर AHI किसके बराबर है, AHJ के, जहाँ I इज नॉट इक्वल टू J, मैंने इसका कन्वर्स लेकर चल रही हूँ। अब वाम निरसन नियम से तो A तो क्या होगा, कैंसिल आउट, ये क्या मिल गया, HI बराबर HJ, जहाँ HI और HJ किसके एलिमेंट है, कैपिटल H के। इसका क्या मतलब है कि इस कैपिटल H में दो एलिमेंट कैसे मिल गए, M मिल गए। अब हमने जो H की जो कोटि थी वो कितनी मानी थी, M मानी थी, और मेरे जो H में दो एलिमेंट क्या मिल गए, बराबर मिल चुके। तो यानी जो H की कोटि हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, M से कम हो जाएगी, क्योंकि दो एलिमेंट समान है। और जैसे ही M से कम हुई तो ये क्या हो गया, विरोधाभास है। क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में H की कोटि कितनी ले ली है, M ले ली है। अगर मैं ये दो एलिमेंट समान लेकर चलती हूँ तो H की कोटि क्या मिल रही है मुझे, M से छोटी मिल रही है, जो कि विरोधाभास है। तो यानी जो ये मैं मानकर चली हूँ AHI बराबर AHJ गलत है। तो यानी इस वाम सह समुच्चय AH में जो M एलिमेंट है वो कैसे है, असंयुक्त है, यानी अलग अलग है। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ चूंकि वापस इतना सा तो मैं फिर से वो रिपीट कर देती हूँ, चलो हम बाद में करते हैं, पहले इसको पूरी थ्योरम करते हैं। देखिए G कैसा ग्रुप है मेरे पास, परिमित ग्रुप है, और H के सभी, अब मैं H के लिए बात करती हूँ, ठीक है। H के सभी वाम सह समुच्चय असंयुक्त नहीं होते, अतः माना कि H के, यानी इस लाइन का मतलब देखिए आपका क्या है, G कैसा है मेरा, परिमित है। H अगर G का उपग्रुप है तो यानी H उपग्रुप है, और साथ में H क्या होता है, सबसेट ऑफ G। अगर इस H की कोटि तो M है, यानी इसमें M एलिमेंट, और G की कोटि N है, यानी इसमें N एलिमेंट है। तो H के जो M अवयव है वो तो किस में उपस्थित है, G में उपस्थित है, तो उन M अवयवों को छोड़ दो। आगे बात समझ में। अब बचे M+1 से लेके N तक के एलिमेंट। अब M+1 से N तक के एलिमेंट ये या तो सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जब इनका वाम सह समुच्चय बनाओगे तो जो सेम है उनको भी हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब से वो वाम सह समुच्चय का सेट बचा जो भी क्या है, असंयुक्त है, यानी समान नहीं है, और वो मैंने कितने मान लिए, के वाम सह समुच्चय। आगे बात समझने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, H G का उपग्रुप है, और उपग्रुप की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, अरिक्त उपसमुच्चय होता है, ठीक है। H में M एलिमेंट है तो यानी G में ये M एलिमेंट तो उपस्थित है H के, इन एलिमेंट को छोड़ दीजिए। अब बाकी के जो एलिमेंट होंगे M+1 से लेके N तक के, जब इनके वो, क्योंकि हमने तो सिर्फ यहाँ पर यही प्रूफ किया है कि M जो वाम सह समुच्चय है वो असंयुक्त है। अब M के बाद जब आप इसके वाम सह समुच्चय बनाओगे, G के एलिमेंट के साथ तो बनाओगे आप M+1 से, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्या हो, सेम हो, और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो इनमें से सेम है वो भी हमने अलग कर दिए, तो जो सिर्फ असंयुक्त वाम सह समुच्चय बनेंगे हम उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यही कि H के, चूंकि G परिमित ग्रुप है तो H के सभी वाम सह समुच्चय असंयुक्त नहीं होंगे, तो मैंने मान लिया कि H में कितने वाम सह समुच्चय असंयुक्त है, के वाम सह समुच्चय असंयुक्त है। क्लियर है। तो यानी अब जब के वाम सह समुच्चय असंयुक्त है G H के अंदर, तो यानी G मेरा किसके बराबर हो जाएगा, उन असंयुक्त वाम सह समुच्चयों के संघ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको थ्योरम का नोट पढ़ा था। यानी G मेरा बराबर हो गया A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन अप टू यूनियन AKH, जहाँ AH इन दो का जब किसी भी दो वाम सह समुच्चयों का इंटरसेक्शन लोगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी इनमें से किसी भी दो वाम सह समुच्चय कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो यानी तो G की कोटि, क्योंकि अब मैं जब G को इन वाम सह समुच्चयों के संघ के रूप में लिख सकती हूँ, तो G की जो कोटि होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जो A1H की कोटि होगी प्लस A2H की कोटि प्लस A3H की कोटि प्लस AKH की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया इन सबका। G की कोटि कितनी थी, N थी। A1H की कोटि वाम सह समुच्चय में तो M कोटि, M एलिमेंट, इसकी भी M और इसकी भी M, कितने टाइम्स, K टाइम्स। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, M के क्या हो जाएगा, N अपॉन में M। N किसकी कोटि थी, G की कोटि थी, और M H की कोटि। तो देखिए जो H की कोटि है G की कोटि को डिवाइड करती है, तो यानी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक उस कोटि के ग्रुपांक का भाजक होता है। क्लियर है ये चीज आपको, होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, सिर्फ कुछ नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना, एक एक स्टेप प्रूफ करना है,
उसके बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है ना। आप इसका पूरे का कंप्लीट का स्टेटमेंट है। तो ये मेरी आपकी फर्स्ट यूनिट थी जो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है आपकी फर्स्ट यूनिट। ना अब हम बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट की लास्ट थ्योरम थी जो कि कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट की। क्या मैंने आपको बोला था मैं इस थ्योरम के साथ ही आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दूंगी। समाकारिता, फिफ्थ चैप्टर, सेकंड यूनिट, ग्रुप समाकारिता। आपने ग्रुप भी पढ़ लिया है। ग्रुप, एक चीज़ ध्यान रखना, पीछे की चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे भी पढ़ोगे पीछे की चीज़ें डायरेक्ट यूज में आएगी। तो ऐसा नहीं कि आगे का पढ़ते जा रहे हो पीछे भूल जाओ। आपको ग्रुप भी पता होना चाहिए, उपग्रुप भी याद होना चाहिए, क्रमचय ग्रुप भी याद होना चाहिए, चक्रीय ग्रुप भी क्या होता है, क्योंकि आगे सारी चीज़ें हमारे यूज में आएंगी। तो सेकेंड यूनिट फिफ्थ चैप्टर, ग्रुप समाकारिता की समाकारिता क्या होती है। देखिए ग्रुप की समाकारिता, समाकारिता की डेफिनेशन, माना जी तथा जी डैश संक्रिया अलग अलग है, दो ग्रुप है और एक प्रतिचित्रण है एफ जी से जी डैश पर, जो इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो एफ को समाकारिता कहते हैं। देखिए हमें ये क्या कह रहा है कि मेरे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप है जी जिस पर संक्रिया कौन सी है, स्टार है, और दूसरा ग्रुप है जी डैश जिस पर संक्रिया क्या है, ओ है। तो ये तो मेरे दो ग्रुप हो गए। एक प्रतिचित्रण दिया है कि एफ सच डैश जी टेंस टू जी डैश, वो किस तरीके से है कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, जी के। यानी जब आप जी के अवयव ए और बी पे इस जी की संक्रिया के साथ मैपिंग ऑपरेट करते हो तो आपको जी डैश की संक्रिया के साथ मैपिंग वैल्यूज फंक्शन फाइंड होता है। यहाँ देखिए ए बी जी के एलिमेंट थे, ठीक है। जी की संक्रिया कौन सी थी, स्टार, क्योंकि अब जी पर ही आप मैपिंग लगाओगे, एफ जी से जी पर, तो जी के अवयवों पे आपने प्रतिचित्रण लगाया है, तो उसकी संक्रिया कौन सी, ए और बी। और जब जी डैश पे अप्लाई कर दोगे तो वो इस संक्रिया के साथ इस तरीके से ऑपरेट होगा। आगे आप लोगों को ये बात समझ में ना। हम अगर एक किसी भी एक एग्जाम्पल के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक ग्रुप दे दिया, ये मेरे पास जी डॉट हो गया, ठीक है, प्लस ले लो या फिर, और ये हो गया जी डैश एक डॉट हो गया। फंक्शन आपको साथ में डिफाइन करेगा ई की पावर एक्स। अब देखिए जी प्लस एफ इसी तरीके से ऑपरेट करोगे ना। दो एलिमेंट ले लीजिए, मैंने मान लिया कि एक्स और वाई क्या है, जी के एलिमेंट है, तो लगाओ एफ ऑफ क्या हो गया, एक्स प्लस में वाई। इसी तरीके से आप लोग ऑपरेट करोगे, किस तरीके से हो रहा है ये, ई की पावर एक्स प्लस वाई, यानी ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, यानी ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देखिए दो ग्रुप थे जी और जी डैश, एक पे योग संक्रिया थी, एक पे गुणन संक्रिया थी। फंक्शन डिफाइन था ई की पावर एक्स पे। मैंने जी के दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, उन दोनों एलिमेंट पे मैंने एफ की संक्रिया ऑपरेट करा दी, प्लस के साथ मैपिंग डिफाइन कर दिया, तो इस तरीके से खुलेगी वो। देखिए मिल गई संक्रिया इसकी। तो यही होता है डेफिनेशन कि मेरे पास कोई भी दो ग्रुप है जी और जी डैश, और एक मैपिंग डिफाइन है जी से जी डैश पे, इस तरीके से हो कि एफ ऑफ ए स्टार बी किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे, तो एफ क्या कहलाती है, समाकारिता कहलाती है। उसके बाद आगे हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि समाकारिता क्या होती है। अब समाकारिता के प्रकार देखिए। अंतरकारिता क्या होगी, ग्रुप जी से जी पर परिभाषित समाकारिता। ये अब सारी जितने प्रकार आएंगे सारे समाकारिता पे डिफाइन होंगे, यानी इसी तरीके से डिफाइन होंगे। अब सिर्फ डिफरेंस होगा तो इस ग्रुप का डिफरेंस होगा। यहाँ पर देखिए आपकी दोनों ग्रुप क्या दिए सेम है, कि यानी ये जो मैपिंग है एफ इसी तरीके जी से जी पर ही है, कि जी से जी पर ही परिभाषित समाकारिता क्या कहलाती है, अंतरकारिता कहलाती है। यानी ए और बी जो कि जी के ही एलिमेंट है, इस पर आपने मैपिंग लगवाई, संक्रिया जी की लगेगी, यहाँ पर भी संक्रिया किसकी लगेगी, स्टार, ये संक्रिया स्टार होगा ये, ठीक है। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ठीक है। जी से जी पे डिफाइन होंगे। एक एक ही समाकारिता की बात करती हूँ तो देखिए ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता एफ अगर एक एक ही प्रतिचित्रण हो तो एफ को क्या कहते हैं, एक एक ही समाकारिता। यहाँ पर भी दो ग्रुप है जी और जी डैश है, लेकिन कि ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित अगर मेरी समाकारिता एफ कैसी हो, एक एक ही प्रतिचित्रण हो, यानी अगर एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के तो इट्स इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये यदि और केवल यही होता है क्या कि प्रतिचित्रण। तो अगर जी से जी डैश
पर जो समाकारिता परिभाषित कर रहे हैं एफ, अगर वो एकाकी भी है, समाकारिता याद रखना डेफिनेशन में समाकारिता यूज आ रहा है, तो यानी ये तो ऑपरेट है ही है, उसके बाद ये डेफिनेशन डिफाइन है। तो अगर मेरी दो ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता एफ अगर एकाकी प्रतिचित्रण है तो वो क्या कहलाती है, एकाकी समाकारिता कहलाती है। और आच्छादक समाकारिता कि ग्रुप जी से जी डैश पर अगर परिभाषित समाकारिता एफ आच्छादक प्रतिचित्रण है तो हम उसे क्या कहते हैं, आच्छादक समाकारिता कहते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट इसी तरीके से हो जाएगा कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश की जी के अवयव पर जब मैपिंग लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, जी डैश के एलिमेंट मिलेगा। नाउ तुल्यकारिता, ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ तुल्यकारिता, यहाँ पे भी जी से जी डैश पर ही परिभाषित हो रहा है प्रतिचित्रण एफ, तो जी से जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ तुल्यकारिता कब कहलाएगा, अगर पहली एफ क्या हो, एकाकी हो, यानी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी ये दोनों तरफ से थ्योरम प्रूफ है, जहाँ ए बी किसके एलिमेंट होंगे, जी के। दूसरा एफ क्या हो, आच्छादक हो, यानी एफ जी इज इक्वल टू जी डैश, और तीसरा एफ क्या हो, समाकारिता हो। तो अगर ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ एकाकी हो, आच्छादक हो और समाकारिता हो तो वो एफ क्या कहलाता है, तुल्यकारिता कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्वकारिता, जी से जी पर परिभाषित तुल्यकारिता स्वकारिता का, दोनों डेफिनेशन सेम है लेकिन यहाँ दो ग्रुप है जी और जी डैश, यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप से डिफाइन है, जी से जी पर ही डिफाइन हो रहा है। तो अगर जी से जी पर ही परिभाषित तुल्यकारिता क्या कहलाती है, स्वकारिता, यानी एफ एकाकी हो, आच्छादक और समाकारिता। लेकिन यहाँ ओ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ जी डैश की जगह भी जी हो जाएगा और यहाँ ओ की जगह स्टार होगा, क्योंकि जी से जी पर ही डिफाइन हो रही है डेफिनेशन। तो जी से जी डैश जी से जी पर ही परिभाषित तुल्यकारिता स्वकारिता कहलाती है। क्लियर है ना। तुल्यकारी ग्रुप क्या होता है, यदि ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता हो तो ग्रुप जी जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। ये देखिए दो ग्रुप है जी और जी डैश, अगर ग्रुप जी से जी डैश पर मेरा जो प्रतिचित्रण परिभाषित हो रहा है वो प्रतिचित्रण कैसा हो, तुल्यकारिता हो, तो जी क्या कहलाता है, जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। यही डेफिनेशन होगी, यही डेफिनेशन डिफाइन हो रही है तुल्यकारी ग्रुप में। तो यानी जी से जी डैश पर कोई प्रतिचित्रण परिभाषित है, अगर वो तुल्यकारिता हो यानी एकाकी हो, आच्छादक और समाकारिता हो, तो मेरा ग्रुप जो जी है वो जी डैश का क्या कहलाता है, तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। क्लियर है। और जी और जी डैश अगर तुल्यकारी ग्रुप है तो इसे इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं ये। क्लियर है। तो समाकारिता हो गई, समाकारिता के प्रकार हो गए, अंतरकारिता, एकाकी समाकारिता, आच्छादक, तुल्यकारिता, स्वकारिता, तुल्यकारी ग्रुप। सिर्फ अंतरकारिता में जी से जी पर ही परिभाषित होता है प्रतिचित्रण और स्वकारिता में भी जी से जी पर होता है, लेकिन वो तुल्यकारी होता है, बाकी वो जी से जी डैश पर डिफाइन होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए समाकारिता की अष्टी की, समाकारिता की अष्टी क्या होती है, यदि ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ जी टू जी डैश एक समाकारिता हो, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यदि ग्रुप जी से जी डैश पर प्रतिचित्रण एफ यानी जी टू जी डैश एक समाकारिता हो तो जी का निम्न उप समुच्चय के जो किस तरीके से होगा, एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश क्या हो गया, जी डैश का तत्समक अवयव है, समाकारिता एफ की अष्टी कहलाता है। देखिए मेरे पास दो ग्रुप है जी और जी डैश, एक प्रतिचित्रण एफ डिफाइन कर रही है जो किससे होगा, जी से जी डैश पर ही है। तो एफ जी से जी डैश पर अगर एक समाकारी है, सबसे पहले तो उसे समाकारिता प्रूफ करना होगा जी से जी डैश पर। तो जी का एक उप समुच्चय डिफाइन होगा जो क्या है, k इज इक्वल टू, इस तरीके से डिफाइन होगा x, जो x किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। जब आप x पे मैपिंग डिफाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, तत्समक अवयव मिलता है, किसका, जी डैश का। क्लियर है। तो यही क्या कहलाती है, समाकारिता एफ की अष्टी कहलाती है। आपकी यही डेफिनेशन होती है, सबसे पहले समाकारी हो, अष्टी की डेफिनेशन यही होगी, x किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। जब उस पर आप मैपिंग ऑपरेट कर दोगे तो आपको तत्समक अवयव मिलेगा, वो भी किसका, जी डैश का। तो क्या कहलाती है, समाकारिता एफ की अष्टी कहलाती है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते। देखिए आपको दिया एफ सच सी नोट डॉट टेंस टू आर नोट डॉट, समाकारिता प्रतिचित्रण आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी नोट। देखिए आपने ये तो पढ़ा है, सी क्या होता है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है।
ये हो गया। अगर आपको यहाँ पे सी नोट दिया हुआ है होगा तो ये भी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, लेकिन अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, यानी इस समुच्चय में शून्य उपस्थित नहीं होगा। नोट लिखने पर यही मतलब होता है। इसी तरीके से जो आर नोट है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन कैसी, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी इनमें दोनों में ही ये सम्मिश्र है, ये वास्तविक, लेकिन इनमें शून्य उपस्थित नहीं है। तो ये अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय और ये अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, मैपिंग आपकी यहाँ से सी नोट से आर नोट पे, और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी नोट। अब मुझे इसकी साष्टी निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि समाकारी है या नहीं है। तो मैंने दो एलिमेंट मान लिए कि x1 और x2 किसके एलिमेंट हो गए, सी नोट के। जी की जगह सी नोट है और जी डैश की जगह आर नोट है। लगाइए मैपिंग FO। देखिए दोनों में ही गुणन संक्रिया ऑपरेट हो रही है, यहाँ पे भी गुणन संक्रिया दी और यहाँ पे भी गुणन है, तो यानी यहाँ पे दोनों एलिमेंट के बीच में क्या लगेगी, गुणन संक्रिया लगेगी। ये किसके, आपको फंक्शन ऑफ x किसके बराबर दिया है, मोड x के, तो यानी x1 डॉट में x2। अब आपको मैंने रियल में पढ़ाया था कि मोड x1 x2 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड x1 मोड x2, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे यहाँ लेस देन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, लेकिन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये बराबर हो गया मोड x1 डॉट मोड x2, तो यानी f ऑफ x1 डॉट x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 की मोड x1 क्या हो गया, इसकी जगह f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2। देखिए आपने जी के दोनों एलिमेंट पे संक्रिया लगा दी, दोनों पे गुणन संक्रिया इसी तरीके से ऑपरेट होगी। तो ये समाकारी है। अब हम इसकी अष्टी की बात करते हैं, तो अष्टी की डेफिनेशन लीजिए। देखिए आपके पास क्या थी, x बिलोंग्स टू जी, तो के लीजिए x जी की जगह क्या है, सी नोट, वेयर एज एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, ई डैश मिलना चाहिए। ई डैश यानी जी डैश का तत्समक अवयव, जी डैश की जगह क्या है, आर नोट और गुणन संक्रिया है, और आपको पता ही है आर वास्तविक संख्या का समुच्चय, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 1 होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यानी x सच डेट x बिलोंग्स टू सी नोट, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दिया है, मोड x इज इक्वल टू 1, यानी इस समाकारिता की अष्टी क्या होगी, उन सभी अवयवों का समुच्चय होगी जिनका मापांक 1 है। क्लियर है। तो ये थी समाकारिता। सेकंड यूनिट के आपके पोर्शन में जो कुछ डेफिनेशन थी, आप इन डेफिनेशन को अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में समाकारिता की थ्योरम्स को पढ़ेंगे। क्लियर है। अगर कोई भी चीज़ में डाउट है, कुछ चीज़ भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे फिर से बता देना, मैं आपको रिपीट करवा दूंगी।